नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी 4 राज्यों के चुनावी नतीजों की। तेलंगाना में बीआरएस की बड़ी हार की, राजस्थान चुनाव में 17 मंत्रियों की शिकस्त की, चुनाव जीते सांसदों से टेंशन में बीजेपी की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिरी में बात शरद पवार के बड़े बयान के। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना में चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर लिया एक्शन, डीजीपी अंजनी कुमार को सस्पेंड करने का दिया आदेश। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में नतीजे विपक्ष के लिए इन चुनावों से बेहतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कोर्ट ने कहा जमानत के हकदार आरोपी को सीमित समय तक ही राहत देना अवैध, ऐसे आदेश स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने 4 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर दिया बड़ा बयान, लोकतंत्र का खेल किसी भी खेल या मूवी से अधिक रोमांचकारी है। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित हो गए। 3 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस ने बीआरएस को पटकनी दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी 12 राज्यों में सत्ता उसकी आ गई है, जबकि दूसरी ओर सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हारने के बाद 3 राज्यों में सिमट गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ आज तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए, और इनमें तेलंगाना में कांग्रेस और बचे हुए 3 राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम छत्तीसगढ़ के सामने आए हैं। यहाँ सभी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल ने कांग्रेस की आसान जीत दिखाई थी, लेकिन चुनाव परिणाम में बीजेपी ने बाजी मार ली। बीजेपी ने राज्य की 90 में से 56 सीटों पर जीत हासिल की। इस राज्य में बीजेपी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। सीएम भूपेश बघेल तो अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनकी सरकार में शामिल 75% मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन यहाँ भी बीजेपी ने कांग्रेस को जबरदस्त शिकस्त दी है। बीजेपी ने एमपी में 160 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 70 के अंदर सिमट गई है। राज्य में बीजेपी के अधिकांश दिग्गज चुनाव जीत गए हैं। हर रीजन में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। राज्य में एसपी और बीएसपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। राजस्थान में कांग्रेस रिवाज नहीं बदल पाई और 5 साल बाद अब सत्ता बीजेपी के पास चली गई है। राज्य की 200 में से 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 69 सीट ही जीत पाई है। राज्य में मिली हार के बाद सीएम अशोक गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी तेलंगाना से आई है, जहां राज्य बनने के बाद पहली बार कांग्रेस को बहुमत मिला है। तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस का सीएम बनेगा। राज्य की 119 सीटों में से कांग्रेस को 64 सीटों पर जीत मिली है, जबकि सत्ताधारी बीआरएस 39 सीट ही जीत पाई है। बीजेपी को 8 और एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली हैं। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 3 राज्यों में मिली जीत से बीजेपी जश्न मना रही है, तो तेलंगाना में बीआरएस को हरा के कांग्रेस भी जश्न मना रही है। तेलंगाना में 1 दशक से सत्ता पर काबिज बीआरएस को कांग्रेस ने जोरदार पटखनी दी है। बीआरएस ने अपनी हार मान ली है, वहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है और 4 दिसंबर को कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। दक्षिण राज्य तेलंगाना में चुनावी नतीजों का ऐलान हो चुका है, और साथ ही इस सवाल से भी पर्दा उठ चुका है कि अब की बार किसकी सरकार। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। पार्टी ने बीआरएस और बीजेपी को ऐसी पटखनी दी कि प्रचंड जीत के साथ सत्ता में आ गई। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की है। आपको बता दें कि तेलंगाना का गठन 2013 में हुआ था। इसके बाद से ये तीसरा चुनाव है। इस चुनाव में केसीआर बतौर सीएम हैट्रिक लगाने से चूक गए। 2 बार के सीएम केसीआर के लिए ये बड़ा झटका है। केसीआर की हार के पीछे की मुख्य वजह राष्ट्रीय राजनीति के प्रति उनका झुकाव माना जा रहा है। केसीआर ने 2018 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की बात की थी। वो 2024 चुनाव से पहले भी अपने इसी फार्मूले के तहत विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नहीं हुए। अक्टूबर 2022 में केसीआर ने अपनी पार्टी टीआरएस को राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए उसका नाम बीआरएस कर दिया था। बहरहाल अब कांग्रेस ने जीत का सेहरा अपने सिर सजा लिया है, लेकिन नजरें इस पर हैं कि सीएम का ताज किसके सिर सजेगा। रेस में सबसे आगे नाम प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी
हड्डी का है। तेलंगाना में केसीआर को जोरदार झटका लगा है। इधर राजस्थान में 17 मंत्रियों को भी जोरदार झटका लगा है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत के साथ राजस्थान में जीत मिली है। इस बीच कांग्रेस ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली है, लेकिन राजस्थान के रण में सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं हुई है, बल्कि बीजेपी के कई प्रत्याशी हारे हैं। राजस्थान में राज बदल गया, रिवाज कायम रहा और इस रिवाज में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो गए। गहलोत सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी भी अपनी सीट नहीं बचा सके और नाथद्वारा से वो बीजेपी के बागी विश्वराज सिंह मेवाड़ से हार गए। इसके अलावा गहलोत सरकार के 25 मंत्रियों में से 17 चुनाव हार गए हैं। 2 मंत्रियों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। हारने वाले मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, रमेश मीणा और गोविंद राम मेघवाल शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर के सिविल लाइन से और मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलिया से चुनाव हार गए हैं। वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना भी चुनाव हार गए हैं। गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अलवर की बानसूर सीट से चुनाव हार गई हैं। वहीं दौसा जिले की सिकराई से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी चुनाव हार गई हैं। सिर्फ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली अलवर ग्रामीण से दौसा के मंत्री मुरारी लाल मीणा के अलावा परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला झुंझुनू से चुनाव जीत गए हैं। वैसे झटके बीजेपी को भी जबरदस्त लगे हैं। उसके 3 सांसद चुनाव हार गए हैं, जिसमें से 2 तीसरे नंबर पर आए हैं, जबकि नेता विपक्ष सतीश पूनिया जयपुर की आमेर सीट से चुनाव हार गए हैं। उपनेता विपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर को भी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम आने के बाद अशोक गहलोत ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में मंत्रियों की हार पर मंथन जरूरी है। इधर सांसदों की जीत पर भी मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सांसदों वाली रणनीति कारगर साबित हुई। बीजेपी ने 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से कई सांसदों ने जीत दर्ज की है। जीते हुए सांसद अब बीजेपी नेतृत्व की बड़ी टेंशन बन गए हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था। पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 7-7 और छत्तीसगढ़ में 4 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया था। राजस्थान में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। उसने 7 सांसदों को मैदान में उतारा था, जिसमें से 4 ने जीत हासिल कर ली। सांसद राजवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा ने जीत हासिल की। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया था, जिनमें से 6 ने जीत हासिल की है। नरेंद्र सिंह तोमर ने दिमनी से, प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर से, उदय राव प्रताप सिंह गाडरवारा से, तो रीति पाठक ने सीधी से। वहीं गणेश सिंह ने सतना और राकेश सिंह ने जबलपुर पश्चिम से जीत दर्ज की, लेकिन सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से हार गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 4 सांसद मैदान में उतारे थे, जिसमें से 3 ने जीत हासिल की है, जबकि सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद विजय बघेल पाटन से हार गए हैं। गोमती साय, अरुण साव और रेणुका सिंह ने भी जीत हासिल की है। अब ये सभी सांसद राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खुद को सीएम पद का दावेदार भी मान रहे हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के लिए उसके सांसदों ने ज्यादा टेंशन बढ़ा दी है, चूंकि पार्टी ये पहले ही संदेश दे चुकी थी कि वो नए नेतृत्व को सत्ता सौंप सकती है और अब कैलाश विजयवर्गीय से लेकर बाबा बालकनाथ की ओर से सीएम पद का दावा ठोका जा रहा है। बीजेपी के लिए एक और परेशानी है कि उसने जिन सांसदों को विधायक बनाया है, क्या वो विधायक ही रहेंगे या फिर सांसद सदस्यता बनाए रखेंगे। सीएम को लेकर फैसला बीजेपी नेतृत्व को करना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। नजरें तो इस बार बीएसपी और सपा पर भी थी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली तो कांग्रेस के हाथ एक ही राज्य की सत्ता आई। लेकिन इस बीच कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ने का दावा करने वाली सपा और बीएसपी के सभी दावे हवा हवाई साबित हुए। जनता ने इन दोनों दलों को पूरी तरह से नकार दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सपा की ओर से यहां तक कहा गया कि एमपी में हमारी ताकत का एहसास कांग्रेस को नहीं है। पार्टी ने 71 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए। सपा ने दावे तो बहुत किए थे, कहा था कि हर चुनाव में पार्टी को एमपी में सीटें मिली है, लेकिन सपा के दावे आज सामने आए चुनाव परिणामों में सामने आ गए।
पार्टी को सभी उम्मीदवारों को मिलाकर 2 लाख वोट ही मिले। किसी भी सीट पर ऐसी स्थिति नहीं बनी कि सपा को मिलने वाला वोट ज्यादा प्रभाव छोड़ पाए। पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। दूसरी ओर बीएसपी की हालत तो और भी खराब दिखाई दे रही है। 2018 में बीएसपी को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2-2 और राजस्थान में 6 सीटों पर जीत मिली थी। एग्जिट पोल में जब राजस्थान में किसी दल को बहुमत नहीं मिलने का दावा किया गया तो बीएसपी की ओर से खुद को किंग मेकर बताया जाने लगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसकी जमीन खिसक गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। बीएसपी के बनने के बाद से ये पहला मौका था जब पार्टी का खाता मध्य प्रदेश में नहीं खुल पाया। दूसरी ओर राजस्थान में पार्टी की सीटें 6 से घटकर 2 रह गई है। चुनाव परिणामों ने एक बात साफ कर दी है कि वो अब क्षेत्रीय पार्टियों पर नहीं, राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताया है और इसी के चलते तेलंगाना में भी मतदाताओं ने बीआरएस को नकार दिया है। नतीजों से एसपी और बीएसपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इधर इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भरोसा था कि चुनाव के नतीजे उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस को निराश किया है। 4 राज्यों में से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो तेलंगाना में कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा। इस बीच खड़गे ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक दिल्ली में बुलाई है। तो क्या कुछ खास हो सकता है इस बैठक में, देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। इससे पहले भी खड़गे ने ये साफ किया था कि 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद विपक्षी गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सीटों के बंटवारों से लेकर गठबंधन के संयोजक के नाम समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, सपा, डीएमके समेत 26 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। इन विपक्षी दलों के गठबंधन को इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक बेंगलुरु और तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौथी बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को बुलाई है। अब माना जा रहा है कि इन 4 राज्यों के नतीजों का असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत कुछ दल लगातार सीट बंटवारे को लेकर जल्द बातचीत की मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद चर्चा करने की बात कर रही थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगर इन राज्यों के नतीजे उसके पक्ष में आते हैं तो सीट बंटवारे पर बातचीत में वो प्रमुखता से अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसका असर भी इस बैठक में देखा जा सकता है। इंडिया गठबंधन की 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहती है, ये देखना होगा। इंडिया गठबंधन के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। चार राज्यों के चुनावी नतीजों में सबसे चौंकाने वाले नतीजे अगर किसी के हैं तो वो है मध्य प्रदेश के। अब कमलनाथ भी बेचारे क्या करें, वो चुनाव के समय जिन बाबा के चक्कर लगा रहे थे, दरअसल में उनकी पर्ची ही गलत निकल गई। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात शरद पवार के बड़े बयान की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने एक बार फिर अजीत पवार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में हाथ नहीं मिलाएंगे। शरद पवार के इस बयान से कांग्रेस ने राहत की सांस ली है। और क्या कुछ कहा है शरद पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर बीजेपी को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाने वाले हैं। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब उनके भतीजे और बागी एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक दिन पहले उन पर निशाना साधा था। शरद पवार ने कहा, अगर किसी ने सुझाव दिया कि हमें अपने रुख के विपरीत बीजेपी का समर्थन करना चाहिए, तब भी मेरे सहित पार्टी के कई लोग उस सुझाव से सहमत नहीं थे। बीजेपी के साथ नहीं जाने का हमारा रुख बहुत स्पष्ट रहा है। शरद पवार ने आगे कहा कि हमारे विचार बीजेपी की विचारधारा से सुसंगत नहीं है। हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ जाने के लिए वोट नहीं मांगे थे, हमने उनके खिलाफ लड़ने के लिए वोट मांगे थे। मैं अपने रुख पर कायम था कि अगर हम बीजेपी के साथ जाते हैं तो उन लोगों के साथ धोखा होगा जो हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। अजीत पवार पर तंज कसते हुए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अगर सुबह सुबह पद की शपथ लेने वाला कोई व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि ये पार्टी की नीति है, तो उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शुक्रवार को कर्जत में अपने गुट के एक सम्मेलन में दावा किया था कि शरद पवार के नेतृत्व वाला समूह सुलह के लिए उनसे संपर्क कर रहा था और इस उद्देश्य के लिए एक बैठक 12 अगस्त को उद्योगपति अतुल चोरडिया के पुणे स्थित आवास पर रखी गई थी। अजीत पवार ने पूछा था कि अगर वरिष्ठ नेता पवार को शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने का फैसला पसंद नहीं आया तो उन्होंने ऐसी बैठक क्यों बुलाई। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।